0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक है, इसमें आपका टेक्निकल के ही क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई नॉन टेक का पार्ट नहीं होगा। नॉट ओनली इन एसएससी जेई एग्जाम, आरआरबी हो, एसएससी हो या कोई भी एई जेई स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, उन सभी में इस सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी है। 12 क्वेश्चन, कभी कभी 14-15 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन, कभी कभी 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं मेजरमेंट के। कि रिवीजन प्रॉपर, उसके बाद प्रैक्टिस, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडी जी। तो मैं आज आपसे यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड अदर स्टेट के जो एई जेई एग्जाम होते हैं उनके बारे में, उनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्यों आपको इनका प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है, इन एग्जाम के बारे में। तो मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। अब देखिए, मैं अगर बात करूँ एसएससी जेई 2027, बात कर रहा हूँ मैं पहले CBT 1 की। देखो इस एग्ज़ाम में पैटर्न क्या होता है, इसमें 2 पेपर होंगे, एक CBT 1 और एक CBT 2 होता है। ठीक है, CBT 1 जो होता है, इस CBT 1 में ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये भी ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन तो इन दोनों के हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल है तो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 नंबर का ये CBT 1 होता है, 200 मार्क्स का, 200 इसमें क्वेश्चन आते हैं और 2 आवर्स का इसमें टाइम ड्यूरेशन रहता है। 2 आवर्स की इसमें टाइम ड्यूरेशन होती है। बात क्लियर है? अगर आपकी सिविल ब्रांच है तो सिविल के टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल ब्रांच है मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। राइट, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा रॉन्ग आंसर देने पे। 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग, 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ये एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है CBT 1 तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। राइट, CBT 2 की अगर मैं बात करूं तो CBT 2 में क्या होता है, CBT 2 में 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे 100, सिविल है तो सिविल के 100 होंगे, मैकेनिकल है मैकेनिकल के 100 होंगे। ठीक है, इसमें आपका टेक्निकल के ही क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई नॉन टेक का पार्ट नहीं होगा। 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर देने पर। टाइम ड्यूरेशन इसका भी 2 आवर्स का होगा। अदर एग्जाम अगर आप बात करें एई जेई के एग्जाम जो भी अदर स्टेट के हैं, तो ऑलमोस्ट उनका भी सभी का पैटर्न यही रहता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि CBT 1 CBT 2 एक ही पेपर होता है, एक ही दिन होता है। ठीक है, किसी एग्जाम में केवल 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हो सकता है 75 टेक्निकल 25 नॉन टेक होंगे, किसी में 50 नॉन टेक 50 टेक्निकल होते हैं। कई एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल टेक्निकल ही होता है, नॉन टेक नहीं होता है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है। ऐसे ही आरआरबी जेई, उसमें भी नॉन टेक्निकल भी आएगा आपका और टेक्निकल वाला पार्ट भी आएगा। सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की, तो इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है, देखिए उसमें सबसे पहले आ जाता है नेटवर्क थ्योरी। अब इस नेटवर्क थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैग्नेटिक सर्किट भी इंक्लूड है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट इंक्लूड है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट वो भी इंक्लूड है। तो एसएससी के सिलेबस में इसी सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है बेसिक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट के नाम से एंड AC फंडामेंटल के नाम से। मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल, पूरे को बोलते हैं नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो इसी में आ जाता है ये सब कुछ। बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, AC फंडामेंटल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, AC फंडामेंटल एंड मैग्नेटिक सर्किट, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो जाता है। और इस सब्जेक्ट का वेटेज नॉट ओनली इन SSC जेई एग्जाम, आरआरबी हो, SSC हो या कोई भी एई जेई स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, उन सभी में इस सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी है। ठीक है, एसएससी में तो आप अगर देखो लास्ट 3-4 ईयर का अगर इसका पैटर्न देखेंगे आप, तो 29 से 30 क्वेश्चन हर साल आपको मिलते हैं इस सब्जेक्ट से। 29 to 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं, 29 to 30 क्वेश्चन। राइट, दूसरा इसमें आ जाता है फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सब्जेक्ट से भी एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन और 7 to 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 7 to 10 क्वेश्चन। और मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से आते हैं, एनालॉग वाले पार्ट के क्वेश्चन कम ही आते हैं। ठीक है ना, डायोड वगैरह के क्वेश्चन वो सब ज़्यादा आएंगे। अगर आप बात करें जैसे ओपैम्प वगैरह के क्वेश्चन, तो वो नहीं आते हैं, या आते हैं तो बहुत ही लिमिटेड। मेनली क्वेश्चन आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट का। फिर इसमें सबसे हाईली वेटेज अगला जो आता है सेकंड नंबर पे, वो आता है इलेक्ट्रिकल मशीन का। इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज भी अच्छा खासा रहता है इसमें। नेटवर्क के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। तो इसके भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, 25 to 28 क्वेश्चन इसके भी आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के। अब अगर मैं बात करूं पावर सिस्टम की,
अब पावर सिस्टम में देखो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये पूरा एक है। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन वाला पार्ट वो अलग अलग से डिफाइन कर देते हैं ये लोग, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग को अलग से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात कर रहा हूँ अभी केवल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, तो इस वाले पार्ट के मान लो आप 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 12 क्वेश्चन, कभी कभी 14-15 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, बट एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से। एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका पार्ट दूसरा यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले पार्ट से अगर देखेंगे तो इससे भी 5 to 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो मान के चलो आप आते ही आते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी मेनली क्वेश्चन जो आते हैं वो इल्यूमिनेशन वाला पार्ट है, इल्यूमिनेशन और हीटिंग वाला पार्ट। कुछ क्वेश्चन एक आध दो वेल्डिंग से आ जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाले पार्ट से भी आ जाता है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इल्यूमिनेशन, हीटिंग, यही वाला पार्ट रहता है। वेल्डिंग और ट्रैक्शन वगैरह से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से भी। इसके बाद आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला पार्ट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तो 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से भी आते हैं। इसके बाद आपका मेजरमेंट जो है, ठीक है, मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है उसके भी आपके 10 क्वेश्चन, कभी कभी 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं मेजरमेंट के। देखो सब्जेक्ट आपके मेनली यही हैं इसमें। बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब नेटवर्क, उसमें ये सब आ जाएगा। मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड एसी फंडामेंटल। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, मेजरमेंट हो गया। ये जो सारे सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, ये सारे सब्जेक्ट हर बैच में मेडिजी में आपको लाइव में मिलते हैं। ठीक है, लाइव में मिलेंगे, रिकॉर्डिंग में तो मिलते ही हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो एसएससी के सिलेबस में नहीं है बट अदर एई जेई के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, या आरआरबी जेई के एग्जाम में आते हैं, तो वो कुछ सब्जेक्ट्स आपको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे देते हैं। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, हर बैच में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ बैचेस में वो कराए भी जाते हैं। ठीक है, बट वो रिकॉर्डेड में आपको दे दिए जाते हैं वो सब्जेक्ट। जैसे वो सब्जेक्ट्स कौन से हो गए, एसएससी के सिलेबस में नहीं होते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम हो गया, बट अदर यही एग्जाम में आ जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल, एनालॉग एंड सिग्नल, ये जो सब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट रिकॉर्डेड में मिल जाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपका पूरा कवर कर दिया जाता है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक, बिल्कुल परफेक्टली और एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन करो इसकी। देखिए, प्रिपरेशन करने का मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन एग्जाम की प्रिपरेशन आप करोगे, एक बार इसकी प्रिपरेशन करो आप, 6 to 8 मंथ प्रॉपर तरीके से पढ़ लो। फिर कोई भी एई जेई का एग्जाम आप देते हो, किसी भी स्टेट का, एसएससी का हो, आरआरबी का हो, या कोई भी स्टेट का एई जेई पेपर, आपका टेक्निकल और नॉन टेक एक बार कवर कर लिया आपने पूरा प्रॉपर डिटेल में, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके सारे। मेन चीज देखो यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर आपकी एक्यूरेसी बननी चाहिए, एक्यूरेसी बनेगी प्रैक्टिस करने से। रिविजन करिए, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उससे स्पीड मेंटेन होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ठीक है, पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, पढ़ने के बाद जो ये काम कर लेगा कि रिवीजन प्रॉपर, उसके बाद प्रैक्टिस, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्यूरेसी और स्पीड अगर आपने मेंटेन करी है प्रॉपर, तो आप एग्जाम निकालोगे। एक बार कोई एग्जाम निकलता है तो वो सारे निकलते हैं फिर। ठीक है, तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले डिटेल एनालिसिस होना चाहिए सिलेबस का, टेक्निकल का भी और नॉन टेक का भी, दोनों का। सिलेबस आपको पता हो कि ये एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, इस एग्जाम का क्या तरीका है, क्या मुझे किस डायरेक्शन में जाके सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, 50-60% थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, 30-40% न्यूमेरिकल आते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल भी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्किप कर देने हैं, न्यूमेरिकल भी करने हैं प्लस थ्योरी भी करनी है। थ्योरी ऐसे करना है कि कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और मेडीजी में बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाता है, आपको पूरा डिटेल में हर चीज को बताया जाता है, एक एक चीज कवर कराई जाती है सिलेबस की, और प्रैक्टिस भी कराई जाती है। बहुत क्वेश्चन कराए जाते हैं क्लास में ही। ठीक है, क्लास नोट्स में ही आपको इतने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करा दिए जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रैक्टिस P/Q की प्रॉपर होनी चाहिए। P/Q की प्रैक्टिस करो, फिर आपको हम लोग बुक भी प्रोवाइड कराते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बुक भी प्रोवाइड की जाती है, और CPQ भी दिए जाते हैं आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट्स के। ये सब आप अगर टाइमली करते हो और एक टाइम लाइन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज देनी होती है।
टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आपके एक्यूरेसी में, स्पीड में, और आपको पता चलेगा कि आप किस जगह लैग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मालूम चल जाता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिविजन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें रेगुलरली जो कर लेगा एग्जाम निकलना ही निकलना है, कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। तो देखो इसका सिंपल स्ट्रेटजी है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का। एक तो सिलेबस का बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए, डिटेल सिलेबस का पूरा बिल्कुल मालूम होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए परफेक्टली कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको क्लास में सारा कुछ बता दिया जाता है, ठीक है। दूसरा फिर इसमें आपका रिवीजन कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करने हैं, उसको रिवाइज करना है। फिर न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ थ्योरी की भी प्रैक्टिस करनी है, P/Q लगाने हैं एंड टेस्ट सीरीज देना होता है। यही करना है केवल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना होता एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। मेडिजी के SSC JEE 2027 का भी बैच रनिंग में है, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। RRB JEE 2026 वाला बैच वो भी चल रहा है, और AE JEE का फाउंडेशन बैच वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे बैच अभी रनिंग में हैं, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल है इन सभी बैचेस में, ठीक है, डिस्काउंट अवेलेबल है, और ये डिस्काउंट 20 अप्रैल तक अवेलेबल है। 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, क्योंकि एक बार प्रिपरेशन कर ली तो इजीली ये एग्ज़ाम निकल जाते हैं और सीधा आपको जॉब मिल जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने का तरीका ये है जो मैंने आपको बताया है। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। CBT 1 SSC की अगर बात करें, CBT 1 निकलने के बाद आपका CBT 2, उसमें केवल टेक्निकल आता है। अब CBT 2 भी है तो ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल CBT 1 के कंपेयर में ऊपर आ जाता है। अब क्वेश्चन का लेवल नीचे है या ऊपर है, अगर आपने डिटेल सिलेबस पढ़ा है, जो कि MED में पर्टिकुलरली इस बात का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि जो भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल हर चीज़ डिटेल में कवर कराई जाती है। टाइम नहीं देखा जाता है कि सिलेबस को इतनी जल्दी कंप्लीट करना है, इतने टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो सब्जेक्ट और जगह 50 घंटे में, 60 घंटे में पढ़ाया जाएगा, वो MED में आपको 100 आवर्स में मिलेगा, ठीक है। डिटेल में हर सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, प्रॉपर डिटेल के साथ में, कोई चीज़ स्किप नहीं हो सकती, सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो सब्जेक्ट्स जैसे SSC के सिलेबस में नहीं है बट अदर AE JEE एग्जाम के सिलेबस में आते हैं, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो सिलेबस आपका टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक का हो, वो पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। जो टाइमलाइन है एग्जाम से पहले की, उसके अंदर आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, इनका एडवांटेज आप ले सकते हो। 10 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। RRB JEE 2026, SSC JEE 2027, AE JEE फाउंडेशन 1 ईयर फाउंडेशन बैच वो भी स्टार्ट है, वो भी रनिंग में है। 20 अप्रैल तक आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। एक बार प्रिपरेशन करना है, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दो, क्योंकि सिलेबस अगर एक बार अच्छे से कवर कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया आपने, टेस्ट सीरीज साथ में लगा ली, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम आपका एक एग्जाम निकलेगा तो सारे ही एग्जाम निकलते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है इसमें, ठीक है। थैंक यू।